दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल भारतीय स्टडी पॉइंट्स में। ऑफिशियल YouTube चैनल है। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले लेक्चर के बारे में, यानी कि हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट है CS और IT ब्रांच वालों का पॉलिटेक्निक के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले हमने आपको लेक्चर था उसमें बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विकास कैसे हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य क्या हैं, हानि क्या है, लाभ क्या है और घटक क्या हैं। तो ये सारी जानकारी हमने आपको वीडियो के पहले लेक्चर में दे चुके हैं। तो आज इस वीडियो का दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने बताया था कि हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताएंगे। तो चलिए पहले टाइप बताने से पहले आपको एक बार फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर 1 का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अवलोकन यानी कि जो ओवरव्यू है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एक बार आउटलाइन ऑफ द चैप्टर एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही यहाँ पर आपको लिए लेकर आए और ये सभी आउटलाइन ऑफ द चैप्टर की जो हेडिंग है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपके सिलेबस के हैं, चैप्टर 1 में हैं। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, यानी कि ये पूरी आपका जो चैप्टर 1 है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का एवं घटकों का बताइए। टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग में अंतर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम कॉल को समझाते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। सिस्टम प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। वर्चुअल मशीन से आप क्या समझते हैं, बफरिंग और स्पेशलिंग से आप क्या समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। जावा वर्चुअल मशीन से आप क्या समझते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाले विभिन्न सेवाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। यानी कि ये 13 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और ये आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन हैं। इनसे बाहर आपका चैप्टर 1 में अदरवाइज कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है और छोटे छोटे क्वेश्चन है वो अति लघु, वो हम आपको बाद में समझा देंगे। तो चलिए पहले एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा मतलब होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जो अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS भी बोलते हैं। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, यानी कि मान लीजिए हम एक यूज़र हैं और दूसरा कंप्यूटर है, उनके बीच में जो इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अर्थात यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मैनेज करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहा जाए तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के साथ, यानी कि जो आपको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है बिना कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखे, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इतनी आई बात समझ में आपकी। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक चार्ट रखा है जिसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे टाइप दिए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतने नहीं हैं। जो आपके सिलेबस में है वही टाइप हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है आपका सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। यहाँ देख लीजिए, पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बैच OS जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर समझिए मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में काफ़ी अंतर है। और चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और पांचवा है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और छठा क्वेश्चन है, छठा टॉपिक है, यानी कि जो आपका छठा प्रकार है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट वाला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में दिए गए हैं। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके इसी में कवर हो जाएंगे। तो चलिए वन बाई जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले बात ये समझ लीजिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें इस्तेमाल किया जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। समझ में आ गया होगा आपका, यानी कि जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर वगैरह थे उनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र और कंप्यूटर के बीच
कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। एंड यूज़र जानते हैं अपने लोग, यानी कि हम जो चलाने वाले हैं, कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था। किसी भी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता यानी कि यूज़र को उसे जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता था। जॉब का मतलब होता है किसी भी इनपुट वगैरह या आउटपुट में कन्वर्ट करना, तैयार करना होता था। जॉब का अर्थ होता है प्रोग्राम से लेकर इनपुट डेटा और सारे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिन्हें पहले ही लिखकर एक बंडल के रूप में तैयार करा गया हो। जॉब का मतलब होता है कि आप समझ सकते हैं कोई एक इनपुट डेटा हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद उपयोगकर्ता उस जॉब को पंच कार्ड, यहाँ पर बात समझ लीजिए, पंच कार्ड की मदद से इनपुट कर देता था। उस समय इनपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड सिस्टम का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो हमारा सेकंड जनरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य था, उसमें पंच कार्ड सिस्टम का भी उपयोग किया जाता था। जॉब्स को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए एक ऑपरेटर होता था, यानी कि जो भी ऑपरेटर, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बैच ऑपरेटर भी होता है। जो सभी समान जॉब जिनकी ज़रूरत एक समान हो या एक लैंग्वेज जैसे फोरट्रान और कोबल इत्यादि में लिखे गए हों को एक बैच में कन्वर्ट कर देता था। यानी कि जो ऑपरेटर होता था वो साधारण से जॉब में जो एक समान चीज़ें होती थी, यानी कि जो लैंग्वेज वगैरह होती थी, उन्हें एक बैच में कन्वर्ट कर देता था। ऐसे ही समान ज़रूरत वाली दूसरी जॉब का अलग बैच बनाता था और उन बैच को सिस्टम सीपीयू जानते हैं आप, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, में इनपुट कर देता था। सिस्टम उस बैच में से एक समय में एक जॉब को लेता था और फिर उसे प्रोसेस करने के बाद बैच की दूसरी जॉब को प्रोसेस करता था। यानी कि जब भी हम सिस्टम में बैच 1 डालते थे तो उसे सीपीयू प्रोसेस कर लेता था और फिर उसके बाद दूसरी जॉब को, यानी कि दूसरी जॉब को प्रोसेस करता था और ऐसे ही बाकी जॉब को प्रोसेस करने के बाद एग्जीक्यूट करता था। इस प्रक्रिया को स्पूलिंग कहा जाता है। सिस्टम द्वारा सारी जॉब को एग्जीक्यूट कर देने के बाद हमें आउटपुट प्रदान होता था। तो चलिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया गया है जिसमें हम आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एक यूज़र है, यूज़र एंड यूज़र भी बोल सकते हैं आप इसे, उपयोगकर्ता भी बोल सकते हैं, और दूसरा यूज़र है और तीसरा भी यूज़र है और एक यूज़र और है। चलिए छोटा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 4 यूज़र हैं जो कई तरह की जॉब से द्वारा कनेक्ट हैं। जॉब कई तरह की अलग अलग होती हैं, कोई सी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं। अब यहाँ पर इनको जो कन्वर्ट, यानी कि जो इनका जो कन्वर्टर है वो ये है ऑपरेटर। ये इन लैंग्वेज को एक सीधी सिंपल भाषा में बैच के रूप में कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करने के बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सीपीयू में उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ, एडवांटेज क्या थे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला एडवांटेज यह था कि समान जॉब को, यानी कि जो समान जॉब होती थी उन्हें सिंगल बैच में कर देने से ऑपरेटर के लिए जॉब सेटअप टाइम काफ़ी कम हो गया था। यानी कि जो समान जॉब्स होती थी उन्हें सिंगल बैच में कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेटर का जो काम था वो काफ़ी कम हो गया था। दूसरा पॉइंट है ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग टेक्निक के प्रयोग से सीपीयू का आइडल टाइम भी काफ़ी कम हो गया है। यानी कि जो सीपीयू का प्रोसेस करने का जो टाइम था वो भी काफ़ी कम हो गया था। तीसरा पॉइंट है अब एक से ज़्यादा यूज़र बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते थे। उसके बाद बात कर लेते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज, यानी कि हानियाँ क्या क्या थी। तो पहली है, एक बार जॉब को इनपुट कर देने के बाद यूज़र का उससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता था। यानी कि जब भी कोई जॉब को हम इनपुट करते थे तो उसमें बाद में हम कोई भी इंटरेक्शन, यानी कि कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। दूसरा पॉइंट है, किसी जॉब की प्रोसेसिंग फेल हो जाने पर बैच की बाकी जॉब को अज्ञात समय तक प्रतीक्षा होती थी। यानी कि मान लीजिए हमारा अगर फर्स्ट काम और सेकंड काम है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। अगर फर्स्ट काम हमारा फेल हो जाता है तो सेकंड वाले को फर्स्ट काम का वेट करना पड़ता था। तीसरा पॉइंट है, जब प्रोसेस को इनपुट आउटपुट या किसी दूसरे इवेंट के लिए इंतज़ार करना होता है उतने समय में सीपीयू आइडल हो जाता है, जिससे प्रक्रिया
एग्जीक्यूट में समय अधिक लगता था। यानी कि CPU आइडल का मतलब ये होता था कि CPU का जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती थी, जिससे एग्जीक्यूशन में काफ़ी समय लगता था। तो आई होप आपको ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की, जिसे बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। अगर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, निष्पादित का मतलब होता है एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है, तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। समझने की बात यह है, अगर किसी भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग या प्रोसेस। उसके बाद जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो उसे CPU के टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट टाइम की भी आवश्यकता होती है। और जब प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ अन्य इवेंट करता है जिसमें CPU की कोई आवश्यकता नहीं, तो उतना समय CPU आइडल बिठाने के वजह एक कॉन्टेक्स्ट स्पीच लेता है और मेन मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को चलाने में लगता है। ऐसा करने से CPU कभी भी बेकार नहीं होता और बाकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी मुख्य मेमोरी में से अधिक प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखते हैं तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो उसे CPU के टाइम के अलावा इनपुट आउटपुट का जो समय होता है उसकी भी आवश्यकता होती है। और जब इनपुट आउटपुट हो जाता है तो CPU की आवश्यकता नहीं, तो उतना समय CPU आइडल बिठाने के लिए एक कॉन्टेक्ट स्पीच लेता है और मेन मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को चलाने में लगता है। ऐसा करने में जो आपका CPU है वो कभी भी बेकार नहीं होता और बाकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब यानी कि यूज़र वगैरह दिए गए हैं, जिसमें आपके जो जॉब 3, 4 और 5 हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज दी गई है। सेकेंडरी यानी कि मुख्य मेमोरी मान सकते हैं और यहाँ पर आपका CPU कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर CPU द्वारा यहाँ से ये कनेक्ट है और उसके बाद जो जॉब है वो आपकी मेन मेमोरी से लिंक है। जब यहाँ पर जॉब 3 और 4 और 5 को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारा जो है वो CPU के इंटरेक्ट होकर मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ पर मेमोरी में मौजूद दूसरे प्रोग्राम को प्रोसेसिंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता था। आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए यह बेहद उपयोगी है। CPU का अधिक उपयोग होता था। अब बात कर लेते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज। मेमोरी विखंडन यानी कि मेमोरी का ख़राब होना, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन जैसी दिक्कतें सामने आती थी आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करने से इनकी शेड्यूलिंग यानी कि जो टाइम टेबल है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता था और मुख्य मेमोरी को मैनेज करना आवश्यक हो जाता था। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसकी बात कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग में एक तरह से मल्टी प्रोग्राम का ही कंसेप्ट है, लेकिन इसके साथ ही इसमें टाइम शेयरिंग भी मौजूद है, यानी कि इसमें समय भी प्रदर्शित होता है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद CPU मुख्य मेमोरी में पड़ी दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लगता है। ऐसे ही वह कुछ निर्धारित समय अवधि के बाद सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहता है। CPU की स्विचिंग इतनी तेज़ होती है कि यूज़र भ्रम का शिकार होता है और उसे लगता है कि सभी प्रोसेस एक साथ चल रही हैं, परंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि CPU एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, यानी कि एक ही प्रोसेस को चला सकता है। अब क्योंकि प्रोसेसर इतना शक्तिशाली है कि वह सभी प्रक्रियाओं एक साथ संभाल लेता है। इस निश्चित समावधि को टाइम क्वांटम कहा जाता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। समझने का मतलब यह है कि जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर CPU का जितना प्रोसेसर हाई होगा उतने ही ज़्यादा उसमें प्रोसेस होने लगते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब यही है कि मल्टीटास्क
यानी कि जिसमें हम अपने बहुत सारे काम एक समय में कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप इस डायग्राम की मदद से देख सकते हैं जिसमें एक्सेल और वर्ड जो कनेक्ट हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट है आपके सीपीयू से। हम जानते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए विंडोज 7 है, विंडोज 7 में एक साथ हम एक्सेल और वर्ड और ब्राउज़र को बैकग्राउंड में रन करे हुए एक दूसरे को टास्क के रूप में चला सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। और ये जो काम है वो सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या थे। तो पहला एडवांस ये था कि इससे रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेहतर हो जाता था, और दूसरा पॉइंट यह है कि सभी प्रोसेस को समान संसाधन मिलते थे, और तीसरा पॉइंट यह है कि एक साथ कई प्रक्रियाएं निष्पादित होती थी, यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई कार्य करते थे। इसके डिसएडवांटेज वगैरह नहीं हैं, वो हम आपको बता देंगे। चौथा समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आपको बता देते हैं। जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, यानी कि जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, जो एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? भाग। डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, तो ये उसी का रूप है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहा जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र की सेवा के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसर विभिन्न प्रकार की कम्युनिकेशन लाइंस, ईजी समझ लीजिए हाई स्पीड व्यूजेस और टेलीफोन लाइंस वगैरह हो गई, का उपयोग करके आपस में संचार करते हैं। इन कंप्यूटर के बीच सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी संसाधन एक दूसरे से साझा किए होते हैं, इसलिए इसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। प्रोसेसर को यहाँ साइट, नोट्स या कंप्यूटर इत्यादि के रूप में संदर्भित किया जाता है। समझने की बात यह है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके कई सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो नेटवर्क के माध्यम से इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, यानी कि जो उनका कार्य है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसी को आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके जो मान लीजिए एक नेटवर्क है, और यहाँ पर जो नेटवर्क है इससे आपके 4 ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट हैं, यानी कि 4 आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होकर टाइम शेयरिंग यानी कि टास्क साझा कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला है क्लाइंट सर्वर सिस्टम और पीयर टू पीयर सिस्टम। ये हम आपको बात बताएंगे अगले टॉपिक में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। तो पहला एडवांटेज है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यह अनुमति देता है कि हम किसी कंप्यूटेशन को समानांतर रूप से चलाने के लिए विभिन्न साइटों के बीच कंप्यूटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी नोड के पास ज़्यादा काम आ जाता है, नोड का मतलब होता है कंप्यूटर, उसे डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम का उस लोड को नेटवर्क के दूसरे नोड्स को शेयर कर देता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यूज़र आसानी से आपस में संसाधनों को शेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है वो समझ लीजिए। पहला डिसएडवांटेज, अगर मुख्य नेटवर्क फेल हो जाता है तो इससे सभी कंप्यूटर कम्युनिकेशन टूट जाता है, यानी कि जिसमें आपका एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका जो नेटवर्क है वो भी फेल हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे काफ़ी महंगे होते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनके अंडरलेइंग सॉफ्टवेयर अत्यधिक जटिल हैं और इन्हें अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। उसके बाद समझ आपका जो अगला टॉपिक है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है जिससे कई दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस केंद्रीय सर्वर को बाकी सभी क्लाइंट कंप्यूटरों के डेटा, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से किसी छोटे प्राइवेट नेटवर्क को अपने नेटवर्क से जुड़े बाकी कंप्यूटर्स तक, यानी कि फाइल, प्रिंटर, सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य बाकी नेटवर्किंग कार्य को साझा पहुंच की अनुमति मिलती है, यानी कि शेयर करने की अनुमति मिलती है।
इसके अलावा क्लाइंट कंप्यूटर भी नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर के अंतर्निहित कॉन्फ़िगरेशन और उनके इंडिविजुअल कनेक्शन आदि के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए इसे टाइटली कपल्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सर्वर होता है जिसमें कई सारे क्लाइंट सर्वर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जिसमें जो केंद्रीय सर्वर होता है वो बाकी सभी क्लाइंट सर्वरों को डेटा सिक्योरिटी एप्लीकेशन एवं नेटवर्किंग फंक्शन को मैनेज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद यहाँ पर हम डायग्राम की सहायता से यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पर कई सारे क्लाइंट सर्वर आपको दिखाई दे रहे हैं और इनका जो मुख्य सर्वर है वो है सर्वर, जो सर्वर द्वारा कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज यही है कि एक ही सेंट्रल सर्वर से हम बाकी कंप्यूटर को संभाल सकते हैं, यानी कि एक ही सर्वर से हम बाकी जितने भी सर्वर हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, अर्थात हमारा सर्वर अत्यधिक स्थिर केंद्रित है। सभी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को केंद्रीय सर्वर के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आसानी से अपडेट या रिप्लेस किया जा सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या है वो समझ लीजिए। पहला है कि केंद्रीय सर्वर को रोजाना रखरखाव और अपडेट करने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें आपका जो रखरखाव है और जो अपडेट करने की आवश्यकता है वो आपको इसमें पड़ती है। उपयोगकर्ता को केंद्रीय सर्वर पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके सर्वर काफ़ी महंगे भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जी। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आता है, तो इसे समझ लीजिए ध्यान से। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका CPU होता है का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करते हैं, अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और प्रतिक्रिया देने में लगने वाला आवश्यक समय बहुत कम होता है और इस समय अंतराल को प्रतिक्रिया समय रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब समय की महत्व बहुत अधिक हो, यानी कि जब समय कम हो। उदाहरण के लिए मिसाइल सिस्टम, जहां एक निश्चित समय में मिसाइल को लॉन्च करना ही होता है। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम वगैरह है जो आप देख सकते हैं। यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशन में उपयोग किए जाते हैं जहां समय की बहुत सख्ती हो या प्रतिक्रिया देने में थोड़ी सी भी देरी स्वीकारी नहीं जाए, यानी कि इन्हें ज़्यादातर नाजुक ऑपरेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में सेकेंडरी स्टोरेज बहुत सीमित या गायब होती है और डेटा को रोम में स्टोर किया जाता है। इन सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी नहीं पाई जाती है, यानी कि जो आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये उन एप्लीकेशन में उपयोग होता है जहां समय की बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, जहां पर आपको कोई भी प्रतिक्रिया देने में काफ़ी स्वीकारी नहीं जाती है, और ज़्यादातर इनका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर सेकेंडरी स्टोरेज और आपकी जहां पर डेटा रोम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हार्ड रियल टाइम के मुकाबले काफ़ी प्रतिबंधात्मक होते हैं। प्रतिक्रिया समय में थोड़ी देरी इसमें स्वीकारी की जाती है। अब यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला एडवांटेज है कि इस प्रकार के सिस्टम में मेमोरी आवंटन यानी कि मेमोरी एलोकेशन को बेहतर मैनेज किया जा सकता है। इसके प्रोग्राम का साइज कम होने के कारण RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग ट्रांसपोर्ट और एम्बेडेड में भी किया जाता है। डिवाइस और सिस्टम का अधिकतम उपयोग होता है। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या हैं वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर कभी कभी सिस्टम संसाधन इतने अच्छे नहीं होते और वे महंगे भी होते हैं। इनकी एल्गोरिदम को समझना और डिज़ाइनर के लिए काफ़ी जटिल और कठिन होता था। एक समय में बहुत काम टास्क को चलाया जा सकता है इसमें। उसके बाद लास्ट बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स टाइम होता है। मान लीजिए एक सिस्टम में अनेक यूज़र कनेक्ट हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता यानी कि जो यूज़र वगैरह हैं वो CPU का इस्तेमाल करने के लिए आपस में टाइम शेयरिंग करेंगे। यदि एक यूज़र के लिए CPU इस्तेमाल करने का समय 2 सेकंड है तो सिस्टम 2 सेकंड बाद दूसरे यूज़र को उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही वह अन्य उपयोगकर्ता की तरह बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से उपयोगकर्ता बिना इंतजार के CPU का उपयोग कर पाएंगे।
इन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक CPU से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं और सबके लिए यहाँ पर 2 सेकंड का टाइम रखा गया है। बाकी जो ये प्रक्रिया है 2 सेकंड के बाद चेंज होती जाएगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपका यूज़र 1 है, यहाँ पर ये 2 सेकंड के लिए CPU में कार्य करेगा। उसके बाद 2 सेकंड के बाद यूज़र 2, यूज़र 3, इस तरह से 2 सेकंड के बाद CPU का कार्य बदलता रहेगा। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि टास्क स्विचिंग का समय बहुत कम होता था, यानी कि इसमें जो समय है वो काफ़ी कम है और जिससे दूसरे टास्क को कम समय इंतज़ार करना पड़ता है। यदि किसी टास्क की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो बाकी टास्क के बीच निर्धारित समय बढ़ जाता है। सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए समान समय मिलता है। आपको पता होगा कि 2-2 सेकंड का सबको टाइम दिया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या हैं वो समझ लीजिए। पहला पॉइंट है कि टास्क स्विचिंग कभी कभी जटिल हो जाता है, यानी कि कठिन भी हो जाता है, क्योंकि कई सारे यूज़र और एप्लीकेशन चल रहे होते हैं तो सिस्टम में अटकाट होती रहती है। दूसरा पॉइंट है कि अधिक संसाधनों की खपत करता है, इसलिए इसे विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट है कि हार्डवेयर के उच्च निर्देश की आवश्यकता भी होती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या होता है कि ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक प्रोसेसर अर्थात CPU का उपयोग करते हैं, परंतु मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा CPU लगाए जाते हैं। इन सिस्टम के पास पैरेलल में काम करने वाले कई प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर क्लॉक, मेमोरी, बस और पेरिफेरल डिवाइस इत्यादि को आपस में साझा करते हैं, यानी कि शेयरिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में बाकी हार्डवेयर की संख्या एक होती है, बस CPU की संख्या बढ़ा दी जाती है। ऐसा करने से हम कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेस को निष्पादित कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। यहाँ पर जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के हैं वो भी डायग्राम वगैरह यहाँ दिखा दें। यहाँ पर मेन मेमोरी से कई सारे CPU कनेक्ट भी हैं और यहाँ पर नो CPU भी है। डायग्राम को आपको बाद में बता देंगे। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के जो प्रकार हैं उन्हें समझ लिए। यहाँ पर पहला आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस। इस प्रकार के सिस्टम में प्रत्येक प्रोसेसर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एक समान प्रतिलिपि यानी कॉपी होती है, उसे प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं और किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का इनके पास अधिकार होता है। कहने का अर्थ है कि सभी CPU सहकर्मी के रूप में कार्य करते हैं तथा सभी के समान अपना अपना अधिकार होता है, वो भी समान। दूसरा है कि असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेस। इस प्रणाली में उपलब्ध प्रोसेसर को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। इसमें एक मास्टर प्रोसेसर भी होता है जो बाकी CPU को निर्देश देता है, यानी कि जो ऑर्डर देता है। इसे मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर सिस्टम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रोसेसर एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम करेगा और दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस को संभालेगा। इसी तरह बाकी प्रोसेसर दूसरी प्रक्रिया पर केंद्रित यानी कि कार्य करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है कि सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, यानी कि एक प्रोसेसर फेल भी हो जाए ना तो सिस्टम बंद नहीं होता। इसमें हार्डवेयर विफलता के बावजूद काम जारी रखने की ये क्षमता ग्रेसफुल डिग्रेजुएशन के रूप में मानी जाती है। जब कई CPU मिलकर काम करते हैं तो सिस्टम थ्रूपुट बढ़ जाता है, अर्थात प्रति यूनिट समय निष्पादित होने वाली प्रोसेस की संख्या बढ़ जाती है। एक समय में एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करा सकते हैं। इसे पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या हैं वो समझ लीजिए। इसमें कई सारे प्रोसेसर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम के संसाधन जैसे मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस इत्यादि साझा करने के कारण प्रक्रिया को शेड्यूल करना पेचीदा था, यानी कि जो समय था वो बहुत ज़्यादा खराब था। इनमें खर्च ज़्यादा आता था। हालांकि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कई कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की तुलना में सस्ता होता है, पर इनमें खर्चा भी ज़्यादा था। तीसरा पॉइंट है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में सभी CPU सिस्टम की मेमोरी साझा करते हैं, इसलिए हमें अधिक साइज की मुख्य मेमोरी चाहिए होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, 32 मिनट की। इसे शॉर्ट करके आपको हम अपलोड कर देंगे। तो इसी तरह से अगर आप सपोर्ट दिखाते रहे। हमने देखा है कि पहले वीडियो पर 20 व्यूज़ भी नहीं आए हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं? अगर वीडियो नहीं देखनी है, नहीं बनानी है तो ग्रुप में आप बता दीजिए, नहीं बनाएंगे हम किसी और टॉपिक पर बता देंगे। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें? अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने जितने भी ग्रुप वगैरह हैं उनको शेयर कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, बकाया जो आपका रह गया है।
और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कल या परसों से आपकी ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह और एनर्जी कंजर्वेशन और जो आपकी DBMS की सब्जेक्ट है उसकी भी क्लास शुरू करा दें। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।